दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्य घटना 24 की इस नई कहानी में। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर कर दें। ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की है। यहाँ पर दो दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध और दूसरे का नाम प्रमोद। इन दोनों की दोस्ती बचपन से ही इतनी गहरी होती है कि अधिकतर समय साथ ही बीतता था। पढ़ाई लिखाई भी साथ ही करते थे। अब बड़े होने पर कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगते हैं। इसी बीच उस कंपनी में एक लड़की जॉब कर रही होती है जिसका नाम वंदना है। उसकी सूरत से नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। अब दोनों अपना काफ़ी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करने लगते हैं। काम के दौरान दोनों एक दूसरे का लंच भी शेयर कर लेते हैं। दोनों में नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब औरों को नज़र आने लगी थी। एक दिन की बात है, प्रमोद अपने दोस्त सुबोध से कहता है, दोस्त मेरी इच्छा है मेरी भी दोस्ती वंदना से करा दो। कहते हैं ना कि सच्चा प्यार एक ही से होता है, कईयों से नहीं। इतना सुनना था कि सुबोध ने कहा, दोस्ती कराई नहीं जाती, हो जाती है। और इस बात से सुबोध को अंदर से बहुत बुरा लगता है, जैसे कि बचपन की दोस्ती पर दांव पर लगा रहा हो। सुबोध ने साफ इनकार कर दिया। इस बात से प्रमोद काफ़ी नाराज़ हो जाता है और सुबोध के प्रति द्वेष की भावना जागृत हो जाती है। बचपन का याराना भुला बैठा। अब प्रमोद हमेशा मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन मौका पाकर कमरे पर ही वंदना के साथ छेड़छाड़ करता है। ज़बरदस्ती वो सब करता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके बाद वंदना को मारकर सुबोध के बिस्तर पर लिटा देता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। सुबोध उस समय किसी काम से बाहर गया हुआ था। प्रमोद खुद इसकी सूचना पुलिस को देता है कि एक लड़की ऐसी हालत में वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस वारदात की जगह पर पहुँचती है। तब तक सुबोध उस रूम में पहुँच चुका होता है। पुलिस सुबोध को पकड़ करके ले जाती है। सुबोध गिरफ्तार हो जाता है। सुबोध सोचता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, किसने किया। कहा जाता है मौके वारदात से जो साक्ष्य मिलते हैं वो साक्ष्य ही सब कुछ होता है। सुबोध को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज देती है। इधर वंदना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम में साफ साफ आता है कि लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है, फिर बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर दी गई। जैसे ही इस बात की जानकारी सबको होती है, सारा जनमानस आवाज़ उठाने लगता है कि इस आदमी की फांसी हो, इसने बड़ा ही गलत काम किया है। लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकालना शुरू कर देते हैं। कई राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन भी इस बात के लिए आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर साक्ष्य के बल पर सुबोध को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है। अब 3 दिन बाद उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब सुबोध के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, सुबोध 3 दिन बाद तुम्हारी फांसी होनी है। फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी ये कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी कानून, संविधान
और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम क्या चाहते हो? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलता है, साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दें। जेलर साहब ने कहा, सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। सुबोध कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस ज़िंदगी की आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ रात भर रहना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जेलर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैं अपनी 20 साल की नौकरी में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जिस कैदी को 3 दिन बाद फांसी के फंदे पर झूलना है, दुनिया से सदा के लिए अलविदा हो जाएगा और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, उसके साथ सोना चाहता है। चूँकि अब बात आती है अंतिम इच्छा की, तो जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और उसकी पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक रात वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ सोना चाहता है। इतना सुनकर उसकी पत्नी भावुक हो जाती है, कहती है, जो भी है ठीक है, मेरा पति दोषी है या निर्दोष है, कानून उसको दोषी मान चुका है और उसने ऐसा किया होगा तभी ऐसी सज़ा मिली है। ये सोचकर वो अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए चल देती है। इधर उसके आने के पहले जेलर साहब जेल में पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। सुबोध को जनरल वार्ड से जेल में ही एक रूम में अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसको शिफ्ट करने से पहले रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि पत्नी और पति के बीच क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर है उसको जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं ताकि साफ साफ वो स्वयं उनकी बातों को सुन सके। साथ ही रूम के बाहर भी 2 सुरक्षाकर्मी तैनात कर देते हैं। पत्नी जेल पहुंचती है और जैसे ही रूम में पति के पास जाती है, अपने पति को देखकर रोना प्रारंभ कर देती है। पति भी देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफ़ी देर तक दोनों लिपटकर रोते रहते हैं। ये सैलाब जब थमता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ऐसा घिनौना काम किया? मानती हूँ तुमने किसी से प्रेम किया, तो भी तुमने उस लड़की को मार क्यों डाला? उसकी हत्या क्यों की? बताओ मुझे। उसका पति सुबोध अवाक रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलना शुरू करता है। कहता है कि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या कानून जिस कृत्य के लिए मुझे दोषी मानकर फांसी की सज़ा सुनाई है, वास्तव में मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैं दोषी नहीं हूँ। ये भारत का कानून है कि साक्ष्य और सबूत के बल पर सज़ा सुनाती है। क्योंकि जितना भी साक्ष्य मिला है वो हमारे खिलाफ है, इस वजह से मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। पत्नी कहती है, आखिर सच्चाई क्या है? तुम वो बात बताओ। इधर इन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही हैं वो जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग साफ साफ सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना प्रारंभ करता है। कहता है कि हमारी कंपनी में जहाँ मैं और प्रमोद काम कर रहे थे, वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम वंदना होता है वो भी काम कर रही होती है। उससे मेरी दोस्ती हो जाती है। वो भी इतना
कि वो मेरा टिफ़िन खा लेती है और मैं उसका टिफ़िन खा लेता हूँ। बस इतना ही था हम दोनों के बीच। कह सकते हैं कि वो मेरी अच्छी दोस्त थी। पत्नी पूछती है, इसके बाद क्या हुआ? सुबोध कहता है कि एक दिन वंदना हमसे कहती है, मैं तुम्हारे रूम पर आना चाहती हूँ, साथ बैठकर नाश्ता करना चाहती हूँ, खाना खाना चाहती हूँ। और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और रूम पर आने के लिए बुला लेते हैं। प्रमोद पीछे पड़ा ही हुआ था और वो रूम पर ही होता है और हम सब्जी लेने के लिए बाज़ार गए हुए थे। इसी बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर वापस आता हूँ तब तक वंदना मरी हुई मेरे बिस्तर पर पड़ी थी और वहाँ से प्रमोद फरार था। मैं कुछ समझ पाता, मैं कुछ सोच पाता, तभी कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और मुझे गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ कहे सुने। चूँकि मौके पर वारदात पे वंदना का मृत शरीर मिला था। इस बात को लेकर न्यायालय, साक्ष्य, कानून ये सब हमारे विरोध में होते हैं और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहकर सुबोध फपक फपक कर रोने लगा। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी भी इनकी इस बात को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेलर साहब को अपने ऑफिस से ये सब सुन रहे होते हैं। वह भी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन बातों को सुनकर जेलर साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पूरे जेल का माहौल होता है वह गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है कि भारत का कानून है और यह कानून ही है कि इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। इसमें जो मौकाए वारदात पर साक्ष्य सबूत मिले उस आधार पर हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, हमारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, लेकिन इस बात का जिक्र अपने बच्चों से कभी मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ, नहीं तो आने वाले समय में कानून और न्यायालय पर उन दोनों मासूमों का भरोसा खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर सुबोध फिर रोने लगता है। उसकी पत्नी जाने के लिए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, पूरी जेल का माहौल गमगीन हो गया होता है। सब रो रहे होते हैं। बाहर सुरक्षाकर्मी के साथ साथ जेलर और जेल का जितना भी स्टाफ था सभी रो रहे होते हैं। जाते समय पत्नी अपने पति को देखती है और पति अपनी पत्नी को देखता है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो दौड़कर वापस आती है और अपने पति के चरणों में गिरकर कहती है, पतिदेव, ये मेरा और आपका आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कुछ देर आपके पास और रहूँ। जेलर साहब इस बात की अनुमति दे देते हैं। कुछ देर रुकने के बाद पत्नी फिर वापस जाने के लिए उठती है और कहती है, आज आपका और मेरा आखिरी मिलन है, अब मैं जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच लोगों के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि एक निर्दोष को फांसी की सज़ा कैसे हो सकती है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच लोगों के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि एक निर्दोष को फांसी की सज़ा कैसे हो सकती है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इधर जेलर उस वॉइस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनते हैं तो उनके मन में अचानक ख्याल आता है कि एक बार फिर निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कानून फिर आज कलंकित होने जा रहा है।
2 दिन बाद सुबोध को फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर इसमें मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरे रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब हमारे आँख के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल की मीटिंग जेलर साहब बुलाते हैं। उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल और कई भूतपूर्व जज भी वहां पहुंचते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है। तभी जेलर साहब उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सबको सुनाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भारत का कानून आखिर एक निर्दोष को फांसी कैसे दे सकता है। और मीटिंग में इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोषी तो उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों? निर्णय हुआ कि फांसी से सुबोध को बचाया जाएगा और प्रमोद को फांसी तक पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर पहुंचती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत बरी किया गया है। इस बात को सुनकर पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है और भारत के संविधान के प्रति, भारत के कानून के प्रति फिर से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। और सच्चाई ये थी कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने। अब चूंकि 2 दिन बाद फांसी होनी है सुबोध की, इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस जाती है और प्रमोद को पकड़ कर लाती है। प्रमोद को न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सज़ा सुना देती है। भारत के कानून और न्यायालय पर भरोसा न करने वालों का फिर से भरोसा कायम हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी दे दी जाती है। इधर सुबोध को बाइज्जत रिहा किया जाता है। एक कहावत है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ज़रूर बताएं क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।